नमस्कार, मेरा नाम है धारण और ये हमारा खास शो है जहां मैं आपके लिए दिन भर की 3 सबसे बड़ी खबरें लेके आता हूं। पहली खबर जो है वो गुजरात से है, जो पूरे गुजरात मॉडल को और कथित मास्टर स्ट्रोक डिमोनेटाइजेशन को धता बता देगी और इसकी पोल खोल के रख देगी। दूसरी खबर है दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, जो नागपुर में घटना घटी। एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा था जिसे महाराष्ट्र की पुलिस ने रोक दिया और वो प्रदर्शन एक खास ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ था। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, खबर मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है WHO और भारतीय मेडिसिन कंपनी, दवाई कंपनियों से जुड़ी हुई, जो कि भारत को शर्मसार कर देने वाली खबर है। दिन की पहली खबर, गुजरात में 317 करोड़ रुपए के जाली नोट बरामद हुए हैं गुजरात के 4 अलग अलग शहरों से। गुजरात ही वही राज्य है जहां 1.5 महीने में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से ठीक पहले ऐसी घटना घटना जहां पर 317 करोड़ रुपए गुजरात के 4 अलग अलग शहरों से बरामद हुए हैं, तो वो किस तरीके का चुनाव होने जा रहा है आप ये समझ सकते हैं। और दूसरा एंगल इस खबर में यह है कि डिमोनेटाइजेशन, जो कि बड़ी ही फ्लैगशिप स्कीम थी और उसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था गोदी मीडिया के द्वारा, वो अब पूरी तरीके से उसका पोस्टमार्टम हो चुका है। और डिमोनेटाइजेशन के बारे में यह भी कहा जा रहा था कि यह जाली नोटों को खत्म कर देने की एक स्कीम है, एक मास्टर स्ट्रोक है जो देश में से जाली नोटों को खत्म कर देगा और कश्मीर में जो जाली नोटों से आतंकवाद बढ़ रहा है उसको भी खत्म करेगा। उसका पहला पहलू आज आपके सामने खुल के आ चुका है कि 317 करोड़ रुपए के जाली नोट आज तक बरामद हो रहे हैं। 2016 में हुई थी डिमोनेटाइजेशन, आज हम 2022 में खड़े हैं, 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन डिमोनेटाइजेशन का असर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया है। और डिमोनेटाइजेशन के ठीक बाद एक RBI की रिपोर्ट भी आई थी जो कहती थी कि 99.8% पुराने डिमोनेटाइज्ड नोट वापस आ चुके हैं, यानी कि ब्लैक मनी भी पूरी तरीके से वाइट हो गया और जाली नोट भी बनने बंद नहीं हुए। तो डिमोनेटाइजेशन किया क्यों था, आज ये आपके पास सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है टीवी मीडिया के लिए। दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, नागपुर में RSS मुख्यालय का घेराव होने वाला था और वो कर रहे थे बामन मेश्राम, जो कि बामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं। लेकिन टीवी मीडिया ने क्या खबर चलाई, नागपुर में RSS के दफ्तर का घेराव हो रहा है। लेकिन किसने किया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया, ये नाम लेने में भी टीवी के एंकरों की जबान लड़खड़ा जाती है, या मैं कहूं उनकी जबान को लकवा मार जाता है। लेकिन उनके मुंह से किसी भी बहुजन ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी बहुजन नेता का नाम तक नहीं निकलता। इतने डरते हैं टीवी मीडिया के एंकर। और आज जो प्रदर्शन हुआ उसे पूरी तरीके से सफल नहीं होने दिया गया। पहले ही जो मार्च शुरू हुआ उस मार्च के बीच से ही वामन मेश्राम को डिटेन कर लिया गया और मार्च को इंदिरा चौक पर, नागपुर के इंदिरा चौक पर ही रोक दिया गया। पुलिस ने बदसलूकी की, जो कि हमेशा सरकार विरोधी या फिर सरकार की आइडियोलॉजी का विरोध कर रहे प्रदर्शनों में किया जाता है, बदसलूकी सामने आती है। और वहीं अगर कोई दक्षिणपंथी ऑर्गेनाइजेशन, राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रदर्शन कर रही हो तो ये पूरा सिस्टम, पूरे देश की पुलिस या फिर उस राज्य की पुलिस उसको फेलिसिटेट करने में लग जाएगी, सहूलियत देने में लग जाएगी। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है, RSS का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपको बता दें, उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है और उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन करे तो पूरा सिस्टम लग जाता है, कि पूरी कायनात लग जाती है कि उस प्रदर्शन को सफल ना होने दिया जाए। बामन मेश्राम बिल्कुल खुल के बातें कर रहे हैं आजकल और खुलकर वो कह रहे हैं कि इस देश में बीजेपी की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है, बैकडोर से RSS और मोहन भागवत इस देश की सरकार को चला रहे हैं, ऐसा बामन मेश्राम कहते हैं, हम नहीं। और इसकी में कितनी सच्चाई है, आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और तीसरी सबसे बड़ी खबर आपको दिन की बता रहा हूं, जो इस देश की नजरों को झुका देती है। हम अपनी फार्मा इंडस्ट्री पर बड़ा गर्व करते हैं कि हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दवाइयां बनाते हैं। जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा हब हिंदुस्तान को कहा जाता है। जेनेरिक दवाइयां आपको थोड़ा आसान शब्दों में बता देता हूं। जेनेरिक दवाइयां वो होती हैं जो ओरिजिनल फॉर्मूले के, ओरिजिनल जो दवाइयां कंपनी बनाती हैं
उसकी लाइसेंस लेकर कॉपी बनाती हैं दवाइयां, यानी कि थोड़ी सस्ती और थोड़े सस्ते कॉम्बिनेशन वाली दवाइयां होती है, जेनरिक दवाइयां। उसका सबसे बड़ा हब हिंदुस्तान है, और जो दवाइयां भारतीय कंपनियां दूसरे देशों में सप्लाई करते हैं, निर्यात करते हैं, उसके ऊपर WHO ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और पूरे दुनिया को हिंदुस्तान से दवाइयां लेने के लिए चेता दिया है। 4 कॉफ सिरप ऐसे हैं जिसके पीने से जाम्बिया, यानी जाम्बिया एक देश है दक्षिण अफ्रीका का, वहां पर 66 बच्चों की मौत हो गई है। हिंदुस्तानी दवाइयां खाने से, हिंदुस्तानी कॉफ सिरप खाने से 66 बच्चों की मौत हो गई है। और WHO ये कह रहा है कि जब आप हिंदुस्तानी दवाइयां खरीदें तो बड़े ही एहतियात से खरीदिए, बड़े ही ध्यान से खरीदिए। ये हिंदुस्तान की फार्मा इंडस्ट्री पर कितना बड़ा असर डालेगा ये आप खुद सोच सकते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गाइडलाइंस पेश करती हैं, गाइडलाइंस जारी करती हैं पूरे दुनिया के लिए कि किस तरीके की दवाइयां लें, किस तरीके के हेल्थ से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए एहतियात बरतें, और उसकी बात का वजन भी होता है। और बहुत सारे देश WHO की बात को बड़ी संजीदगी से लेते हैं, हालांकि हिंदुस्तान नहीं लेता है, बड़ी ही संजीदगी से लेते हैं उन WHO की बात को। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एक देश की फार्मा इंडस्ट्री पर, दवाइयों की कंपनियों पर सवालिया निशान खड़ा कर दे तो ये एक देश के लिए कितनी शर्मनाक बात हो सकती है, आप खुद समझते हैं। और इस देश में जेनरिक दवाइयों पर बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस भी नहीं लगाए जाते हैं। कोई भी लाइसेंस लेकर किसी भी कंपनी की जेनरिक दवाइयां बना सकता है और उसे बाजार में बेच सकता है। उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके फार्मासिस्ट किस क्वालिटी के हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका नतीजा आज हमने देख लिया है कि जाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई है। ये दिन की 3 सबसे बड़ी खबरें थी। गुजरात में 317 करोड़, नागपुर में RSS के मुख्यालय का घेराव बामसेव द्वारा और वामन मेश्राम द्वारा, और आखिरी खबर 66 बच्चों की मौत भारतीय दवाई खाने से। इन तीनों खबरों पर आपके क्या विचार हैं, इस शो के बारे में आपके क्या विचार हैं, इस फॉर्मेट के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।